की उम्मीद है कि रिलीफ मिल सकेगा? पहले तो मैं इस्लामाबाद का जो केस था, जो सबसे इम्पोर्टेंट केस है पाकिस्तान पूरे में, वो ये है कि क्या 3 MPO में जो गिरफ्तारियां हैं वो कानूनी हैं, आइन के मुताबिक हैं और जायज़ हैं। उसके ऊपर स्टे ऑर्डर लगाया हुआ है जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ये मसला उठा है, पहली दफ़ा स्टे ऑर्डर हुआ है। उसमें मैंने आपके सामने पहले भी उसको आर्गू किया 2 दफ़ा, और आज मेरे आर्ग्यूमेंट्स मुकम्मल हो गए। बाकी सारे आर्ग्यूमेंट्स को सुन के फिर उसका फैसला करेंगे। उसमें आज जो जज साहब ने अप्रिशिएट की बात ये कि जो ज़ाब्ता फौजदारी है उसमें लिखा हुआ है सेडिशन समेत जो प्रिवेंटिव जराइम हैं या जिनसे पब्लिक ऑर्डर और पब्लिक पीस मुतासर होता है, उसमें सबसे पहले जो पुलिस है वो जाएगी मैजिस्ट्रेट के पास। मैंने एक पूरा चैप्टर उनको बताया, और चैप्टर में 107 है, 107 दफ़ा वो मैंने उनको दिखाई और सारी दफात पढ़ी। पहले जाएंगे वो सारे, पुलिस वाला जाएगा मैजिस्ट्रेट के पास, मैजिस्ट्रेट लिखेगा कि ये कोई सेडिशन वाला लिटरेचर या सेडिशन वाली एक्टिविटी या कोई और कर रहा है या नहीं कर रहा, फिर वो सेशन जज को भेजेगा। तो इसका बुनियादी नुकता ये है कि जब वहाँ पुलिस का कोई इख्तियार अपना नहीं है और डिप्टी कमिश्नर तो किसी मामले में है ही नहीं। फिर दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है 2016 का, जिस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि आइन की जो 18वीं तरमीम है उसके जरिए आर्टिकल 99 है, उसमें ये तय कर दिया गया है कि जो इंतज़ामिया है वो कोई इस तरह का ऑर्डर जारी नहीं कर सकती, वो कैबिनेट कर सकती है। तो इस्लामाबाद में जो इख्तियार इस्तेमाल कर रही थी पुलिस लोगों को बार बार गिरफ्तार करने का, उसको भी मैंने गैर कानूनी साबित किया, और साथ ये कहा कि इस पे एक जजमेंट चाहिए, और वो इसलिए जजमेंट चाहिए कि लोगों को बार बार गिरफ्तार करके ये एक्सेस टू जस्टिस यानी इंसाफ तक रसाई का रास्ता रोका जा रहा है, और ये अदलिया की भी तौहीन है और अदलिया की आज़ादी पे ये हमला है। एक ये था। दूसरा, जो केसेस हैं इमरान खान के, उनके हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उनमें केस कोई नहीं है, वो सारा प्रोपेगेंडा है और मुंह की खानी पड़ेगी जो ये गवर्नमेंट है और पिछली गवर्नमेंट है जो इंसिस्ट करते रहते हैं। मैं हैरान हूँ कि सरकारी खर्चे पे जो वज़ीर आज़म अमेरिका जा सकता है, और अमेरिका में उसको कितनी लिफ्ट मिली आपने देख लिया, इसलिए कि सबको पता है कि वो 90 दिन के लिए आए हैं, आधा टाइम उनका गुजर गया, आधे टाइम में वो इलेक्शन कराएं और घर जाएं। वो लंबी तान के सोने की ना कोशिश करें इक़्तिदार की कुर्सी पे, और अगर उन्होंने जाना ही है, उनको शौक है, तो गजा जाएं। गजा में मुसलमानों को, गजा में उम्मत को, गजा में फ़लस्तीनियों को ज़रूरत है कि उनके साथ जाके कोई खड़ा हो। आपके पास वसाइल हैं, और रियासत हमारी जो है उसके बहुत से अहदेदार ऐसे हैं जो OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, उस ऑर्गेनाइजेशन के वो चेयरमैन है। आपको याद है आखिरी इजलास हुआ था जो इमरान खान के ज़माने में, वो यहाँ हुआ था। तो इसलिए जो सारा जोर है वो इमरान खान के ऊपर लगाने के बजाय इस वक्त जरूरत इस बात की है कि सारा जोर इसराइल के काबिज जो अफवाज है उनके खिलाफ लगाया जाए, जो डीह्यूमनाइज कर रहे हैं मुसलमानों को और ख़ास तौर पे फ़लस्तीनियों को, उसके खिलाफ जोर लगाया जाए, और जो अक़वाम मुत्तहिदा कुछ नहीं कर रहा उसके बारे में जोर लगाया जाए, और जो वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन, मैं 3 गवर्नमेंट्स का 4 का नाम लेके मैं उनको शाबाश और खराज तहसीन देना चाहता हूँ। पहला सऊदी अरब है, उन्होंने कहा है कि जब तक गजा का मसला हल नहीं होगा हम आपके साथ पीस अकॉर्ड नहीं कर रहे, और जब ब्लिंकन वहाँ गया तो उन्होंने पहले कहा कि हमारे वज़ीर ख़ारजा से मिलो। दूसरा मिस्र है, मिस्र में ब्लिंकन गया, उसने कहा कि हमने अपने शहरी निकालने हैं। उन्होंने कहा आपको मैं राहदारी तब दूंगा जब ह्यूमैनिटेरियन हेल्प जो जानी है अंदर गजा के अंदर, वो जाने की इजाज़त दे इसराइल, ताकि हम गजा के लोगों को दवाइयाँ, खुराक, और जो बच्चे वहाँ पे दूध के बगैर बिलक रहे हैं, पानी के बगैर है पूरा शहर, उन्होंने स्टैंड लिया, उसको भी शाबाश है। लोगों का ख्याल ये था कि अब्दुल फत्ताह सीसी वो ऐसा नहीं कर सकेगा, लेकिन उसने बड़ा स्टैंड लिया मिस्र के सदर ने। उसके बाद ईरान ने स्टैंड लिया, जिसको शाबाशी देनी चाहिए। उसके बाद शाम ने स्टैंड लिया है, शाम के ऊपर हमला उन्होंने किया, उन्होंने जुलान की घाटियों में उसका जवाब दिया, और सबसे ज़्यादा हमास और जो फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरे नंबर पे जो हिज़्बुल्लाह ने
अब कल आपने देखे हैं उसकी फुटेजेस, बदकिस्मती के साथ हमारे यहाँ सिर्फ सरकारी फ़ोटो चलते हैं, बाकी कुछ नहीं चलता। तो अगर वो चलाएं तो आपको नज़र आएगा कि इजरायली टैंक, इजरायली हमवीज़ और इजरायली चौकियाँ, उनके ऊपर हमला हुआ है बाकायदा। तो इसराइल चौमुखी लड़ाई नहीं लड़ सकता। अगर मुस्लिम उम्मा थोड़ी सी जाग जाए, हुक्मरानों की मैं बात कर रहा हूँ, जो मुसलमान बहसीत इज्तमाही जाग रहे हैं, सारी दुनिया के अंदर एक नया नैरेटिव बना है। वो ये है कि फ़लस्तीन का मसला तब हल होगा जब फ़लस्तीनियों को अल-कुद्स शरीफ, जो हम सब का किबला अव्वल है, उसको उसका दारुल खिलाफा बना के उसको वहाँ पे इसराइल के मुकाबले में रियासत मिलेगी, एक। और दूसरा ये कि इस पे भी दुनिया में शोर पड़ गया है कि इसराइल जो कहता था कि इम्प्रेग्नेबल है और हमारे अंदर कोई घुस ही नहीं सकता, इन्होंने आज़ादी के मतवालों ने साबित किया है कि इसराइल इट्स अ हाउस ऑफ कार्ड। इसलिए कि वहाँ आप अंदाज़ा लगाएं, आप गूगल करें, आपको पता लगेगा। वो कहते हैं हम 8 मिलियन आबादी है, 2.5 मिलियन मुझे एम्बेसडर साहब ने बताया फ़लस्तीन के, कि 23 लाख नहीं 25 लाख आबादी है गजा की, और उनके पास जो 4.5 लाख फौज है इसराइल के पास, उसमें जो 3.5 लाख है वो तो उनमें से वो तकरीबन 2 लाख वो उन्होंने और 1 लाख रेगुलर फौज लगाई है। 3.5 लाख जो है उनमें नर्सें हैं, डॉक्टर हैं, उनमें इंजीनियर हैं, उनमें कोई अखबारी रिपोर्टर होगा, कोई वकील होगा, कोई दुकानदार होगा। वो रेगुलर फौज कोई नहीं है। और उन्होंने कमाल करके रख दिया जो वॉर स्ट्रेटजी के एतबार से। तो ये अगर कोई पाकिस्तान के अंदर कोई ये कहने की कोशिश कर रहा है कि फ़लस्तीनियों को एहतियात करनी चाहिए, फ़लस्तीनियों को इंसानी हकूक़ का ख्याल करना चाहिए, उसको शर्म आनी चाहिए ऐसी हर आवाज़ को। उनको चाहिए कि वो बताएं कि पहले छुपे हुए मर रहे थे फ़लस्तीनी गजा के अंदर शहरी, अब वो खुल के सामने खड़े होके उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। थैंक यू।